Okay, let's begin with this definite integral topic. डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल वो तुम्हारे सामने मैंने डिटेल थ्योरी दे चुका हूँ मैं, वो तुम पढ़ लेना। मैं इतना डिटेल में उसको बताऊंगा नहीं, मैं बस दो चार चीज़ें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है एंड वी विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल पार्ट, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। डिटेल थ्योरी आपको गिवन है आपके इसमें, सो यू कैन चेक आउट। सी होता क्या है डेफिनेट इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल इज सच ए थिंग इन विच इंटीग्रेशन में लिमिट्स प्रोवाइड हो जाती है। ए टू बी इंटीग्रेशन, बेसिकली क्या हो रहा है? ये इंटीग्रेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है किसका? एफ ऑफ एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं कभी ऐसा लिखा हुआ दिखता है या कभी मैं ऐसा बोलता हूं, ये जो मैंने अभी बोला वैसे क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स विथ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, देन इन सच केस such type of integral is known as definite integral। इसे क्या बोला जाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल and is also known as integration, सर वो भी तो इंटीग्रेशन ही था। नहीं, ये अपना इंटीग्रेशन नहीं था। दिस वॉज नेवर अवर इंटीग्रेशन। ये क्या था अपना? ये क्या था अपना? एंटी डेरिवेटिव था। क्या था अपना? एंटी डेरिवेटिव। दिस वॉज एंटी डेरिवेटिव। अब ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन एंड इन सिंस एंटी डेरिवेटिव था तो मैंने तुमको बोला भी था कि ये अपनी कर्व है और ये ऐसे इसमें लाइन है तो ये लाइन ड्रॉ करते थे वो लोग और फिर इनका एरिया निकालते थे और जहां पे थोड़ी बहुत ऊपर एरिया बच जाती थी छोटी सी, उसको कवर अप करने के लिए एंटी डेरिवेटिव में प्लस सी करते थे एंड दिस सी वॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वो क्या था? प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट था उसी हिसाब से। बट अब यहां पे क्यों की आपके पास एक लिमिट नहीं थी। आपने क्या किया? देखो मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी कर्व लिया और ये कर्व में ऐसी दो लाइन खींच ली। आपने ये वाले पार्ट को भी कंसीडर नहीं किया और ये वाले पार्ट को भी कंसीडर नहीं किया। आपने बस सीधा दो लाइन खींच लिया रैंडमली और आपने बोला अब मैं इसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करता हूं। ये ऐसा। अब ये तो आपने फटक से फाइंड आउट कर लिया। कहां पे? ये पिंक डॉटेड, बस ये बचा हुआ ये था तो यहां पे भी अपने पिंक डॉटेड फाइंड आउट कर लिया, यहां पे भी पिंक डॉटेड फाइंड आउट कर लिया। बचा ये पार्ट, ये वाला या ये वाला रेड डॉट या ये वाला। इसके लिए आपको आंसर निकालते नहीं आ रहा था इसलिए आपने प्लस सी जोड़ दिया। लेकिन अब क्योंकि आपके पास में एग्जैक्टली अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आपके पास में भाई एग्जैक्टली पॉइंट पता है आपको कि कहां से कहां तक का एरिया दिखना है। मतलब क्या सर कि ये इतनी बड़ी कर्व है और मैं बोलता हूं यहां पे 1 है और यहां पे 3 है। आपको 1 और 3 के बीच में का एरिया निकालना है। खत्म। ना मेरे को यहां के लेने की जरूरत है ना मेरे को यहां के लेने की जरूरत है। मैं एग्जैक्टली इसके बीच में का ले लूंगा। सर यहां पे भी तो वो चीज आएंगी ना। ये जैसे आप लाइन निकाल रहे हो, ये जो छोटी छोटी चीजें है ये यहाँ पे जो दिख रही है ये वाली, ये इसमें भी आएंगी। पर इसमें होता क्या है पता है क्या? जब इसमें अपन स्प्लिट करते हैं ना तो स्प्लिट करने से इंटरवल स्प्लिट हो गया। यानी क्या? अरे भाई ये 1 और 3 बहुत सारे टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। ये 1 के बाद में यहाँ पे 1.2 था, 1.2 और 1.1 के बीच में 1.2 और 1 के बीच में क्या आ गया? 1.1 आ गया। मतलब अभी इसकी लिमिट क्या आ गई? यहाँ पे आ गई। अब ये भी स्किप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट पता चल गई ना अपने को। जैसे बड़ी लिमिट पता चलने पर 1 और 3 लिमिट पता चलने पर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया में लीव कर रहा था, मेरे इंटीग्रेशन में ले नहीं रहा था मैं एरिया कैलकुलेट करने के वक्त। उसी हिसाब से जब मैं इन दोनों को भी स्प्लिट करूंगा, इसको और इसको एक लाइन के बीच में, तो यहां पे भी एक लिमिट आ जाएगी मेरे पास में। सो अल्टीमेटली जब भी मैं डेफिनेट इंटीग्रल, जब भी मैं एक लिमिट दे देता हूं 1 से लेके 3 के बीच में, उसमें वो जो कांस्टेंट जो था वो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंटरवल, ये जो इंटरवल है इसको क्या बोला जाता है? क्लोज इंटरवल 1,3। क्यों? क्योंकि 1 को भी कंसिडर कर रहे हैं और 3 को भी कंसिडर कर रहे हैं और उसके बीच में का पूरा एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके बीच में अगर मैं इसमें स्प्लिट भी करता हूं, मैंने अगर स्प्लिट भी किया तो मैं इस इंटरवल को और स्प्लिट कर सकता हूं। मतलब क्या हो रहा है? ये पार्टीशन हो रहा है, मतलब और कुछ भी नहीं हो रहा है। पार्टीशन हो रहा है। ये 1 था यहाँ पे और यहाँ पे ये 3 था
अब पहले बोला 1 से लेके 2, तो यहाँ पे ये 2 था, ये हो गया पार्टीशन। फिर 1 से लेके 1.9, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला पार्टीशन। अब वो ये वाला की बात कर रहे तो ये यहाँ पे आ गया, अब इसकी बात कर रहे तो ये यहाँ पे आ गया। सो ये पार्टीशन चलते जा रहा है अपना, ऐसा पार्टीशन चलते जा रहा है। और अकॉर्डिंगली जितना जितना मैं क्लोज पार्टीशन बनाते जाऊंगा, मैं इससे भी ज्यादा क्लोज जा सकता हूं, उतनी मेरी एरर कम आएगी। और एरर तो कम आएगी क्योंकि मेरे को लिमिट पता चल गई है, मेरे को एग्जैक्टली पता है मेरे को कहां से कहां तक का निकालने का है। आई बात समझ में? इसलिए जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल लोगे आपको प्लस सी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि आपके पास में लिमिट है। सर लिमिट होने से क्या फर्क पड़ रहा है? सर लिमिट होने से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी तो देखो यहां पे भी तो लिमिट थी, यहां पे भी तो लिमिट थी, लेकिन फिर भी सर जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो ये जो डॉट दिख रहा है, एक ग्रीन वाला डॉट दिख रहा है, सर वो तो एरर वाली पार्ट है, वो तो एरिया में कैलकुलेट ही नहीं होगा। अब मैं बताता हूं कि वो कैसे कैलकुलेट, वो उसमें प्लस से क्यों नहीं जुड़ेगा। होता क्या है कि आपको एरिया दिया जाता है, आपको इंटरवल दिया जाता है 1 से लेके 3 के बीच में निकालना है। आप क्या बोलते हो कि ठीक है 1 से लेके 3 के बीच में निकालना है ना, ये जो पार्ट है, मतलब इसके बीच में पूरा एरिया आने वाला है मेरा इतना, बरोबर, इसके बीच में मेरा पूरा एरिया आने वाला है। तुमने कहा हाँ यस, तो मैंने बोला कि भाई ये दोनों को हटा दो, मतलब क्या, f(3 - f(1) कर दो। तुम बोलोगे ये क्या कर रहे हो रे, ये क्या कर रहे हो? मैंने बोला देख तेरे को f(3) की वैल्यू पता है क्या? तुम बोलोगे हाँ। तेरे को f(1) की वैल्यू पता है क्या? तुम बोलोगे हाँ। कैसे मालूम है f(3) की वैल्यू? अरे भाई तुमको कैपिटल f(x) की वैल्यू पता है क्योंकि तुम एरिया निकाल रहे हो। x की जगह 3 पुटअप कर दोगे, तुम बोलोगे हाँ मिल गई। तुमको 1 की x की जगह 1 पुटअप करोगे तुमको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। मैं बोलता हूं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लोगे तो तुमको एग्जैक्टली बीच में की जगह मिल जाएगी, एग्जैक्टली बीच में की जगह मिल जाएगी। मतलब क्या? अरे भाई मैं बताता हूं तुमको यहां से एक सिटी से, ये सिटी था 0 किलोमीटर पे और तुमको जाना है 500 किलोमीटर वाली सिटी पे, ठीक है। मैंने बीच में एक इंटरवल दे दिया 200 किलोमीटर पे, ठीक है। अब मैंने तुमको पूछा कि देखो बताओ ऑन एन एवरेज तुमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो तुम क्या बोलोगे 500 - 0, 500 - 0। कैसे पता किया तुमने? अरे भाई बड़ा 500 था और अल्टीमेटली स्टार्ट 0 से किया था 500 किलोमीटर। अब मैं तुमको बोलता हूं कि तुमने स्टार्टिंग इंटरवल तुम्हारा 200 पे रखा। अब मेरे को बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो तुम क्या बोलोगे कि अपने को ये कंसीडर करना है क्या? नहीं, अपने को कंसीडर क्या करना है? ये कंसीडर करना है। तो भाई अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है और अगर मेरे को ये वाली वैल्यू पता है तो मेरे को इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या दे देगा? इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस इज नथिंग बट द एरिया बिटवीन दिस 2 पॉइंट विच इज 500 - 200। इसमें तुमने कुछ प्लस माइनस किया क्या? प्लस सी वगैरह नहीं, क्योंकि यू आर श्योर कि इसके बीच में अब कुछ और नहीं आएगा। इधर सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वही चीज यहां पर भी हो रही है, सिमिलर चीज यहां पे हो रही है। बस मैंने यहां पे बहुत सारे पार्टीशन लेके बताया, वहां पे एक ही पार्टीशन लेके बताया 200 किलोमीटर वाला। आई बात समझ में? तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको क्या करना होता है? डेफिनेट इंटीग्रल में अब आपको करना क्या होता है बेसिकली? मैंने तो अभी तक आपको बताया कि मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें लिमिट आ जाती है। डेफिनेट इंटीग्रल वो चीज है जिसमें लिमिट आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं सब बाद में देखेंगे। फिर बाद में मैंने तुमको बताया कि इन दोनों में का डिफरेंस क्या है। दिस इज एंटी डेरिवेटिव एंड दिस इज इंटीग्रेशन। और मेन मुद्दे का डिफरेंस है कि इसमें प्लस सी ऐड होता है, इसमें प्लस सी ऐड नहीं होता है। तो क्यों ऐड नहीं होता है उसकी चर्चा कर रहे थे। अब मैं तुमको बताता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल वर्क कैसे होता है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल में होता है a to b इंटरवल f(x) dx। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट जो इंटीग्रेशन के नीचे रहेगी, और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट जो इंटीग्रेशन के ऊपर रहेगी। मतलब कि ये है मेरा समझो 0 और ये है मेरा 500 किलोमीटर पी, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आता है वो जनरली आता है कैपिटल f(x). लेकिन क्योंकि अब यहां पे a और b है तो मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे लिख देता हूं x = a, x = b। ये क्या किया मैंने? ये लाइन का मतलब क्या हो गया? ये लाइन का मतलब हो गया कि इस पे लिमिट अप्लाई करो। किस पे? ये f(x) पे लिमिट अप्लाई करो। कहां से कहां तक? a से लेके b तक।
कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। वर्किंग प्रोसीजर बता रहा हूं मैं कैसा होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, बहुत ही सिंपल है। इंटीग्रेशन लेना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन। यहां पे मैंने नॉर्मल इंटीग्रेशन लिया और क्या किया, सिर्फ एक लाइन खींच दी और बता दी कि एक्स वेरी कहां हो रहा है, ए से लेके बी तक। उसके बाद की स्टेप क्या रहेगी मेरी, उसकी बाद की स्टेप इज मेरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को एरिया निकालने का था 0 से लेके 500 का, 0 से लेके 500 का, और ये dx। तो मैंने क्या किया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 से लेके 500 का। क्योंकि x, ये dx क्यों लिया मैंने, dx क्यों लिया यहाँ पे मैंने, x टू द पावर 0 क्यों लिया, मतलब 1 क्यों लिया। अरे भाई क्योंकि एक ही चीज है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन निकालना है ना, एक ही तो वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को। यस, देखो फिर अब क्या बोला उन्होंने, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, पहले तो सिंपली इंटीग्रेशन ले लो, ले लिया। फिर वर्किंग प्रोसीजर क्या है कि अब ये लिमिट लिख दो 0 to 500, लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब x की जगह 500 पुटअप करेंगे, f ऑफ b। f ऑफ b का मतलब क्या होता है, ये जो f ऑफ x की वैल्यू होगी उसके x में b की वैल्यू पुटअप करो, उसके x में b की वैल्यू पुटअप करो। यहां पे x में b की वैल्यू क्या है, 500, और यहां पे x की जगह पे a पुटअप करो, x की जगह पे a की वैल्यू पुटअप करो यहां, और सब्ट्रैक्शन लेना है, सब्ट्रैक्टिंग विथ वैल्यू x इक्वल टू 0। देखो मिला 500, इंटीग्रेशन 0 to 500 dx, मतलब इसका एरिया इज 500। देखो ये यहां पे इतना पूरा, ये इतना पूरा। और क्योंकि ये स्ट्रेट था, देखो स्ट्रेट था, तो बिल्कुल 500 आने वाला था, और इसलिए x आया नहीं, x स्क्वायर आया नहीं, y आया, कुछ भी नहीं आया, सिर्फ x आया। आई समझ में वर्किंग प्रोसीजर क्या करना होता है। सर 2-3 चीजें बताई आपने। हाँ, पहली बात तो ये, इस टाइप के इंटीग्रेशन को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन या सिंपली इंटीग्रेशन। सेकेंड कि इसमें वी हैव द लिमिट्स, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, इसको बोला जाता है अपर लिमिट। ए को बोला गया लोअर लिमिट, बी को बोला गया अपर लिमिट। प्रोसीजर इज क्या, सिंपली इंटीग्रेशन लो, और इंटीग्रेशन लेने के बाद में x की जगह पे b और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और बड़े का छोटे में से सब्ट्रैक्शन लो, जो तुमको आंसर मिलेगा। और हमेशा याद रखोगे तुमको डेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट इंटीग्रल your answer will be constant number, constant। देखो 500, और उसी समय पे इसी साथ ही साथ में अगर बोलूं कि इन इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी क्या, एंटी डेरिवेटिव। इसको दूसरा नाम क्या बोल रहा हूं मैं अब यहां पे, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आपको आंसर किस फॉर्म में मिलता है, हर बार अभी तक के जो तुम करते आए हो, वेरिएबल के फॉर्म में मिलता है सर, कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं मिलता है। आप x की वैल्यू बोलो तब आंसर मिलेगा हमको, तब एरिया पता चलेगा। हम तो एरिया नहीं निकाल रहे, हम तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में सिर्फ कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाले थे। यहां पे वी आर नॉट कैलकुलेटिंग ओनली कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इंस्टेड वी आर कैलकुलेटिंग द एक्यूरेट एरिया अंडर दैट कर्व, Hence in definite integral your answer will always be a constant, always। indefinitely in comma definite है वहां, in definite integral your answer will be constant। on the other hand in indefinite integral your answer will always be in form of variable, और उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड होता है। यहाँ पे इसलिए ऐड नहीं होता क्योंकि देयर इज ऑलरेडी आंसर विच यू हैव इन कांस्टेंट, देयर इज नो सच नीड टू ऐड सच थिंग। तो कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एवरेज ले लिया है, ऑलरेडी तुमने बड़े में से छोटे को माइनस करके पूरा एरिया बीच में का कवर कर लिया है, देयर इज नो सच नीड फॉर टू ऐड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, चलो तो वर्किंग प्रोसीजर समझ में आई। यस सर, स्टेप 1 सिंपली टेक द इंटीग्रेशन जैसा पहले लेते थे। स्टेप 2 रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x विद b एंड a, और b माइनस a करो, बड़े में से छोटे का सब्ट्रैक्शन लो, बस खत्म। बड़े में से छोटे का सब्ट्रैक्शन लो मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्यों? क्योंकि भाई जब मेरे को डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना था तब मैंने खुद से बिना
कुछ सोचे, मेरे को एक पता था कि मेरे को 500 जाना है, मैंने शुरुआत 0 से किया, मतलब 500 माइनस 0, मैंने 500 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैंने 500 किलोमीटर ट्रैवल किया। कैसे बताया तुमने? ऐड किया कि एक किलोमीटर ना, तुमने बड़े में से छोटे को डायरेक्ट माइनस कर दिया। सिमिलरली मैंने तुमको बोला तुम स्टार्ट 200 किलोमीटर से कर रहे हो, तो तुमने बोला कि ऑन एन एवरेज मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया। कैसे? 500 में से 200 को माइनस किया। तुमने क्या 200 के बाद में एक किलोमीटर जोड़ा? नहीं, वही चीज है यहाँ पे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना। सो यस, दिस इज आवर डेफिनेट इंटीग्रल। और अब हम डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जांपल्स करना चालू कर देते हैं। रेस्ट द थियरी इज ऑल गिवन टू यू ओवर हियर, यू कैन गो थ्रू दैट थियरी। आई कैन गारंटी दैट इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एक दो ही एग्जाम्पल्स करूंगा, रेस्ट एंटायर थिंग विल बी होमवर्क फॉर यू गाइज। सर हमको कैसे समझेगा? अरे भाई जो अभी तक के पहले के क्वेश्चंस किए उसमें क्या कोई ना कोई एक मेथड यूज होगा ही होगा, यहाँ पे तुमको बरोबर अप्लाई करना है वो, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं देख के बता सकता हूँ, मतलब इससे सोपी जिंदगी और कोई नहीं हो सकती है ये 9 एग्जाम्पल्स में। तो मैं सिर्फ 2-3 करने वाला हूँ जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कि अपन करना कैसे है। मैं तुमको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ, बाकी तो रेस्ट इज होमवर्क फॉर यू गाइस। और इसके आंसर्स भी मतलब मेरे को देने लायक भी नहीं रहते, ये सब तुमको पहले से ही पता है। पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, एक चीज फॉर्मूला बेस्ड है, और जो चीज फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगी वहां पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल लगेगा, जो भी है वो लग जाएगा, ठीक है ना, पक्की बात। ओके चलो, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx 2 to 3 क्या रहेगा? पहले तो सर इंटीग्रेशन ले लो आप, x³ ले लिया। अब क्या करेंगे सर? एक लाइन मार लेंगे, 2 और 3 यहां पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब सर कुछ भी नहीं, ये 3 कांस्टेंट है, 3 में 3 की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। 3 में 2 की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। इसको बाहर। अब 3 की वैल्यू x में पुटअप करूंगा तो 3³ मतलब 27 माइनस 2³ मतलब 8, 1/3 27 माइनस 8 कितना होता है? 28 माइनस 8 20 19। सो माई फाइनल आंसर इज 19/3। यस, दिस इज माई आंसर। मतलब एक्स स्क्वायर, और अगर मैंने लिमिट दे दी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है पहली बात मेरे को बताओ? ये ऐसा आता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और मैंने लिमिट दे दी ये यहां से 2 से लेके 3 तक। इसके बीच में कितना एरिया है? ये एरिया इज नथिंग बट 19/3, इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया। ऐसा उसका बोलना है, ऐसा उसका बोलना है, बस खत्म, और कुछ भी नहीं। वो गैप तुमको बड़ा दिख रहा है इसलिए तुम बोल रहे हो कि सर इतना बड़ा एरिया थोड़ी ना हुआ, 19.3 है। तो अगर मेरे को तुमको एकदम शिद्दत से बताने का है कि कैसा है वो, तो देखो यहाँ पे देखो, ये 1, ये यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। ये है तुम्हारा 2, ये है तुम्हारा 3, और इसके बीच में का एरिया, ये एरिया तुम्हारा है 19/3 का। तभी तुमको बहुत बड़ा लग रहा था, तभी तुमको समझ में नहीं आ रही थी बात। ये इतना बड़ा है, इतना सही एक्चुअली वो एरिया जो तुमको कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है ना। आई बात समझ में? सर अगर वो बोलते 0 से लेके 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेके 10 का, तो कुछ भी नहीं, x³ की जगह 10 पुटअप करोगे और 0 पुटअप करोगे और दोनों का डिफरेंस लोगे, उतना यू विल गेट द एरिया डिवाइडेड बाय 3। वो तो रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली। आई बात समझ में? क्या मैंने जो बोल रहा हूँ वो तुमको समझ में आ रहा है? यस। वर्किंग प्रोसीजर पे ध्यान दो, बाकी सब तुमको आता है पहले से, ठीक है। चलो मैं 7th क्वेश्चन कर देता हूँ। आई एम फीलिंग दैट कि वो तुमको थोड़ा हार्ड जा सकता है, इसलिए हालांकि हार्ड नहीं जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन से झट से आंसर आता है उसका, बट ठीक है। 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, और 7th क्वेश्चन करने के बाद में मैं 8th क्वेश्चन बता दूंगा कि उसकी हिंट क्या है। देखो 7th क्वेश्चन में क्या है? वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन 2 to 4 2x/1 + x² dx। सी, अब मेरा ये एकदम मेरे को देखते से पता चल गया है कि देखो भाई, अगर मैं x² का डेरिवेटिव लूँ तो मेरे को 2x मिल जाएगा, 2x dx। तो मैं अगर इफ आई पुट इंस्टेड ऑफ x² = t,
मेरे को मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्किल काम में आती है तुम्हारी, ठीक है ना। यहाँ पे फंडामेंटल, यहाँ पे वो स्पेशल फंक्शन या 2 स्टैंडर्ड रूल नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 2 स्टैंडर्ड रूल नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन। तुमको लगाना है तुम लगा सकते हो, नो डाउट, कोई गलत नहीं है, डायरेक्टली आंसर वही आएगा, वैसे भी वही आने वाला आंसर, ठीक है ना। चलो यस, तो ये हो जाएगा मेरा 2 to 4, ये हो जाएगा dt अपॉन t, ये आ जाएगा मेरा log t इंटी लिमिट 2 to 4, क्या हो जाएगा log 4 माइनस log, पहले तो t की वैल्यू क्या है वो पुटअप करना पड़ेगा, गलत हो जाता है। पहले t की वैल्यू क्या है वो पुटअप करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 2 to 4 पुटअप करो फिर से, तो अब ये हो जाएगा log, हाँ तो देखो पहले t की वैल्यू वी विल रिप्लेस विथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फिर अपन ने देखा यहाँ पे लिमिट पुटअप किया, पहले 4 की लिमिट पुटअप की और फिर बाद में 2 की लिमिट पुटअप की, तो 16 और यहाँ पे आ जाएगा 4, सो व्हाट आई गेट इज 17 प्लस 5 एंड आई यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब तुमको यदि इसका आंसर पता है, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लॉग 17 एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लॉग 5, देन यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। बट फॉर यू गाइज बेसिकली तुम्हारे लिए यहीं तक कि ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज इन सच फॉर्म कि वहां पे उन्होंने गिवन है कि गिवन log 17/5 इज सो एंड सो यू नीड टू राइट दैट डाउन, एल्स यू विल स्टॉप ओवर हियर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया तुमको ये बताने के लिए कि अब तुम इंटीग्रेशन पूरा सीख चुके हो, देयर इज नथिंग लेफ्ट। अब यहां से इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन है तो तुमको पूरे चैप्टर में जो भी चीज पढ़ी है उसमें का कोई भी चीज तुमको यूज करते आना चाहिए, तुमको यूज करना पड़ेगा। पहले तो अपन एक एक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल देख रहे थे, अब देखो यहाँ पे एट रैंडम कुछ भी पूछ लिया गया। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था सर, ये तो स्टैंडर्ड रूल का भी क्वेश्चन था। हाँ, कैसे भी करो चलेगा, मैंने तुमको बोला था ओरिजिनली तो सब्स्टिट्यूशन ही था, बट सब्स्टिट्यूशन को छोटा कर दिया गया स्टैंडर्ड रूल के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन को छोटा कर दिया स्टैंडर्ड रूल के थ्रू, और कुछ नहीं, है ना। ओके, तो ये जो रेस्ट है दीज आर होमवर्क फॉर यू गाइज, ये सब तुम कर लोगे आई गेस। यहां पे मैं हिंट दे देता हूं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल लगेगा सेकेंड वाला, जस्ट फोकस यहाँ पे कि किसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है क्या, अगर है तो स्टैंडर्ड रूल लगाओ, मैंने हिंट भी दे दिया। तो यहाँ पे तो आंसर भी एकदम फटाक से आ जाता है यार, एकदम मतलब सोपी चीज है वो यार, मतलब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर डन विथ इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट, दैट इज लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नहीं, हमको बस रीड आउट करना है वो चीज। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी इज व्हाट, चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। मतलब क्या सर, अगर मैं वेरिएबल को यहाँ पे x के जगह पे y कर दूं तो इट डजंट अफेक्ट मी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली x हो या y हो, फाइनली मेरा आंसर क्या रहने वाला है, मेरा फाइनली आंसर रहेगा f of b माइनस f of a। So even if I write it in this way or in this way, my ultimate answer will be in this way only. So मेरा वेरिएबल, हाँ, अगर मैं यदि सिर्फ यहाँ पे ये dx है और मैं सिर्फ ये dx रखता हूँ और इसको y कर देता हूँ तो नहीं चलेगा, तो मेरा आंसर विल बी नॉट इक्वल टू दिस, अगर मैं ये x के बदले dy लेता हूं तो माई आंसर विल नॉट इक्वल टू दिस, या तो मैं ये x के बदले y लेता हूं तो भी माई आंसर विल नॉट बी इक्वल टू दिस। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं तो आई नीड टू चेंज दिस ऑल्सो, तभी वो अनअफेक्टेड रहेंगे, एल्स तो वो होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो अपने को याद रखनी है, इसका इस्तेमाल होता है एग्जाम्पल्स में, हो सकता है तो इसका तो कुछ नहीं, खैर तुमको काम, इसका कुछ काम नहीं है तुमको, बट कभी पूछ लिया एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में तो यू नीड टू बी अवेयर, तुमको प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी, इंटरचेंज ऑफ लिमिट चेंजेस द साइन ऑफ इंटीग्रल। सीधी बात है, बताओ क्यों? देखो 2 3, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा कैलकुलेशन जो होता है वो 3 - 2 का होता है। अब अगर मैंने इंटरचेंज कर दी लिमिट, मतलब क्या मेरी ये लोअर लिमिट बन गई, पहली मेरी ये अपर लिमिट थी, अब मेरी ये इंटरचेंज करने के बाद में अब मेरी लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट 2 हो गई। और क्या होता है अपना जनरली f of 2 माइनस f of 3 होगा, मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, मेरा माइनस में आएगा एज कंपेयर टू व्हाट दिस, क्योंकि इसका आंसर रहता है f of 3 माइनस f of 2, तो इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ f of 3 माइनस f of 2।
बरोबर क्या, ये देखो बरोबर क्या, तो यही चीज बोला है कि इंटरचेंज ऑफ लिमिट चेंजेस द साइन ऑफ इंटीग्रल। मतलब क्या, अगर a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो b टू a माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हारी ये बात समझ में आ रही है? यस बोलो। चलो आ जाओ, थर्ड प्रॉपर्टी, एनी डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय स्प्लिटिंग द रेंज ऑफ इंटीग्रल। ये लोग ने क्या बोला पता है क्या? देखो मैं बता देता हूं तुमको, उन्होंने क्या बोला है। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास में ये है और ये 1 से लेके 3 है, तो आप ये 1 से लेके 3 को स्प्लिट कर सकते हो, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ऐसा। मतलब क्या होगा, अब इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 था, तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पहले आप 1 से लेके 2 को निकालोगे प्लस 2 से लेके 3 को निकालोगे। मतलब क्या, पहले आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी 1, फिर आपकी अपर लिमिट हो जाएगी 2, प्लस कर्व तो वही है, कर्व तो वही है, बस कर्व में का लिमिट्स इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, प्लस अब ये इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 का। और यही चीज उन्होंने यहां पे अपने को शब्दों में बोला है कि एनी डेफिनेट इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय स्प्लिटिंग द रेंज ऑफ इंटीग्रल। कितना भी स्प्लिट कर सकते हो आप। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल समझो ये ऐसा है मेरा, और यहाँ पे मेरा 1 है और यहाँ पे मेरा 8 है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये मेरा 10 है। मेरे को इंटीग्रेशन 1 से लेकर 10 का निकालने का था, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, बट मैंने क्या किया, मेरे को 1 से लेकर 2 का पता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इनका पता है मेरे को इंटीग्रेशन, इनका मेरे को एरिया मालूम है, बेसिकली इनका मेरे को एरिया मालूम है। मेरे को किस किस का एरिया मालूम है, 1 से लेके 2 का, 2 से लेके 3 का, 3 से लेके 4 का, 4 से लेके 5 का, 5 से लेके 6 का, 6 से लेके 7 का, 7 से लेके 8 का, 8 से लेके 9 का और 9 का लेके 10 का। मेरे को इन सब का इंटीग्रेशन का एरिया मालूम है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 to 6 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 6 to 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 7 to 8 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 8 to 9 एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड फाइनली प्लस कौन सा पेन लो, हाँ, इंटीग्रेशन 9 to 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यही वो वर्ड का मतलब वो पूरे स्टेटमेंट का कि आप n नंबर ऑफ इसमें किसमें n नंबर ऑफ इंटरवल्स में उस इंटरवल को स्प्लिट कर सकते हो, उस इंटरवल को स्प्लिट कर सकते हो। 1 को और 10 को आपने इतने इंटरवल में स्प्लिट कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 8 इंटरवल्स में आपने स्प्लिट कर दिया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नो जो भी था। आई बात समझ में? तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। वेयर सी लाइज बिटवीन, अरे बाप रे ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वेयर सी लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, वो तो पता ही है अपने को, 1 3 और ये 2, ऐसा समझो 1 2 2 3 3 4 चलते जाना है अगर आपको बहुत सारा है तो। नेक्स्ट, when the lower limit is 0, the integrand f of x can be changed to f of x minus a, where a is the upper limit। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, बस कुछ नहीं, ये लोग ने ये बोला है
कि अगर यदि आप कभी भी आपका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट अगर आपका 0 आता है, अगर लोअर लिमिट आपका 0 आता है, तो इन सच केस यू कैन डू इज व्हाट, आप इसकी जो आंसर आपका जो इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी इक्वल टू इसका आंसर, किसका आंसर x माइनस ए का। और a क्या रहता है यहाँ पे, a यू नीड टू फोकस इज दैट इट इज द अपर लिमिट, a इज द अपर लिमिट, नथिंग एल्स। आई बात समझ में? यस। फिफ्थ वन देखो, इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a प्लस 0 to a 2 माइनस a, 2a माइनस x, 2a माइनस x, सॉरी पहले तो इसको स्प्लिट कर दिया 0 से लेके a तक के, और दूसरा भी 0 से a रखा, लेकिन फर्क क्या हो गया यहाँ पे, सिर्फ x रखा ना, अब इसको इन्होंने कर दिया ना कि x माइनस a, ये 2a माइनस x हो जाएगा। अल्टीमेटली इसका जो आंसर रहेगा वो इसके बराबर रहेगा, इनका एडिशन विल बी इक्वल टू वाह, नेक्स्ट सिक्स्थ। आई बात समझ में? ये वाला पॉइंट भी इतना कुछ नहीं है, सब प्रॉपर्टीज तुमको याद रखनी है, इसलिए मैं इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं इतना, क्योंकि वैसे भी तुमको याद रखना ही होता है। ठीक है, सिक्स्थ आ जाओ कि f of 2a माइनस एक्स, अगर f of 2a माइनस एक्स टाइप का कभी फंक्शन आता है आपके पास में, f of 2a माइनस एक्स के टाइप का कभी फंक्शन आता है, और अगर उसका आंसर इज इक्वल टू f of x, उसका आंसर इज इक्वल टू f of x, तो f of x इज इवन फंक्शन ऑफ x, देन इन सच केस आपका जो उत्तर रहता है, आपका जो इंटीग्रेशन रहेगा 0 to 2a f of x इज इक्वल टू 0 to a 2 times f of x dx। मतलब मैं तुमको इन वर्ड्स एक शॉर्ट में अगर मेरे को तुमको बताना है, इफ यूर फंक्शन, इतना उसको ध्यान में नहीं रखोगे, इतना भी ध्यान में रखोगे तो चलेगा। किसके लिए? पॉइंट नंबर 6a के लिए, ये 6a है, 6a के लिए, और 6b के लिए भी बताऊंगा मैं। ठीक है, 6a if your function that is integrand is even function, then integration 0 to 2a f of x dx is equal to twice 0 to a f of x dx। ये वो यहाँ पे लिखा है। क्यों ऐसा पता है? देखो ये जो इवन है ना, इवन होने के बाद में क्या हो जाएगा, देखो अगर फंक्शन f of 2a, जनरली आपको क्या पता है, अगर आप सिर्फ इसको देखोगे, अगर सिर्फ आप इसको देखोगे तो आप क्या बोलोगे, मैं ये लिख सकता हूं, यस। अगर आपने ये लिखा, अगर आपने वो लिखा तो आपको क्या मिलेगा, 0 to a f of x प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स। और आपने क्या बोला है कि फंक्शन इज इवन, और इवन होके भी क्या है उसका आंसर f of x, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये इसके जगह पे क्या आ जाएगा, f of x आ जाएगा, ये आ गया f of x, और इन दोनों का एडिशन क्या मिल जाएगा आपको। तो इसलिए आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस एक चीज याद रखने की जरूरत है, अगर आपका इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है, अगर आपका इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है, और अगर आपको इंटीग्रेशन 0 to 2a लेना है f of x dx, तो यू कैन टेक ट्वाइस 0 to a f of x dx, ट्वाइस 0 to a f of x dx। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, या तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यहां से यहां पे भी जा सकते हो, या तो यहां से यहां पे भी जा सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, आई बात समझ में? और अब सेकंड, इफ, अब ये बहुत ही आसान है। 6b देखो, इफ यूर function that is integrand is a odd function, then अब ऑड होने से क्या हो जाएगा, ऑड होने से क्या होगा, देखो ऑड होने से ये जो है f of, यहां पे माइनस साइन आ जाएगी,
अपन ने फंक्शन सेट रिलेशन फंक्शन में एक चीज पढ़ी है कि अगर फंक्शन ऑड रहा, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा अगर ऑड रहता है तो इट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब क्योंकि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर ऑड है तो इट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। और अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया तो जब मैं इसमें वैल्यू पुटअप करूंगा तो यहां पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन, किन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि सर यहां पे माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स कहां पे? जब फंक्शन ऑड रहेगा तब, जब फंक्शन ऑड रहेगा तब। इन शॉर्ट इंटीग्रेशन ऑफ सच काइंड ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देन इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to 0। आई बात समझ में? अरे वो आई बात समझ में? पक्की बात? यार ये बेंच, हाँ चलो 6th भी डन। मतलब क्या? अगर फंक्शन इवन रहा और इंटीग्रेशन 0 to 2a लेना है, देन इन सच केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट 2 times इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। और अगर फंक्शन ऑड रहा तो यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली 0। मतलब क्या? बोलने का मतलब यह है बहुत क्विकली आंसर आता है। ये प्रॉपर्टी यहां पे इतनी इस्तेमाल नहीं होती है जितनी इस्तेमाल यहां पे होती है। अगर तुमको कभी इंटीग्रेशन दे दिया f of 2ax dx, मेरे को बताओ ये फंक्शन ऑड है कि इवन है? मेरे को बताओ ये फंक्शन ऑड है कि इवन है? तुम बोलोगे ऑड। क्यों? क्योंकि f of x अगर मैं x की जगह माइनस एक्स पुटअप करता हूं तो तुमको आंसर क्या मिलता है? -1। अगर मैं x की जगह माइनस पुटअप करता हूं मतलब तो यहां पे तुमको माइनस मिल जाएगा। तुमको ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हो गया तो इसका इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0, डायरेक्ट 0। कैसे? देखो x²/2, अरे a है ना यहाँ पे, नहीं फिर नहीं आएगा, 0 से लेके 2a, ये हो जाएगा 4a² माइनस 0/2। नहीं, ये 2a² आ रहा है यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन अपना ऑड प्रॉपरली आया नहीं है। ये अपना ऑड फंक्शन प्रॉपरली यहाँ पे बैठा नहीं है। एग्जैक्ट एग्जाम्पल मेरा अपनी इसमें बुक में होना चाहिए। नहीं भी रहा तो मैं तुमको दे दूंगा डेफिनेटली, नहीं भी रहा मैं तुमको तो भी डेफिनेटली दूंगा ही दूंगा। यस, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये यहाँ पे अपना एग्जाम्पल बैठा नहीं यार, ये एल्स बैठ जाता तो बहुत अच्छा रहता था। एफ ऑफ एक्स x² तो इवन फंक्शन होता है। फिलहाल तो एग्जाम्पल सूझ नहीं रहा है मेरे को, x के लिए आ नहीं रहा है, x के लिए नहीं आएगा क्योंकि वो अल्टीमेटली इवन फंक्शन में कन्वर्ट हो जा रहा है तो वो आंसर आएगा ही नहीं अपना इंटीग्रेशन में। ऐसा ऑड फंक्शन के लिए मेरे को अगर तुमको बताने का है तो लॉग के लिए अगर वो एप्लीकेबल होता है तो लॉग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। खैर ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में रहा तो, नहीं तो कुछ कर लेंगे एडजस्ट करना, देखते हैं, मैं कर लूंगा, मैं बता दूंगा तुमको। सेवेंथ इज बिट डिफरेंट। ये साइंस के लोगों के लिए ज्यादा पता होता है, साइंस के लोगों को, बट अगर कॉमर्स वाले हैं जो प्योरली कॉमर्स वाले और ये इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं फाउंडेशन इसके लिए, फाउंडेशन के लिए, तो इन सच केस ये प्रॉपर्टी बस तुम ध्यान में रखो। मेरे को इसके ऊपर इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये सब मेरे को बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। 15-20 मिनट का वो अकेले एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो रैदर जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ओनली। अगर फंक्शन पीरियोडिक रहा, पीरियोडिक रहेगा मतलब क्या? अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर मेरा x² है तो मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस ए भी कितना आना चाहिए? x² ही आना चाहिए। अगर ऐसा कोई केस होता है तो इन सच केस द फंक्शन इज पीरियोडिक। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दूं पीरियोडिक का, एक छोटी बात मैं बता दूं तो अगर आप ये पॉइंट से चालू करते हो तो आप वापस ये पॉइंट पे आके खत्म करते हो, वापस यही पॉइंट पे आके खत्म करते हो। कहां पे से समझो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चालू किया तुमने और यहीं पे आके तुमने खत्म किया, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। मतलब अगर आप सिंपली अगर एफ ऑफ एक्स ये एक सर्कल होगा, फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस ए भी कर दोगे तो भी आपको सिमिलर सर्कल मिल गया। अगर आपको सिमिलर सर्कल मिल गया तो आप बोलोगे कि यस इट इज पीरियोडिक, जिसका पीरियड ए है, जिसका पीरियड ए है।
पीरियड ए है। मतलब क्या कि अगर मैं तुमको बोल, अरे यार वो ट्रिग्नोमेट्रिक वो सब चले जाएगा यार साइन में, साइन π/2 में अगर आप साइन x प्लस π/2 करो, अब वो जाने दो, वो तुम लोग को नहीं समझेगा कॉमर्स वालों को, इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं बता रहा हूँ। मैं ओवरऑल प्लेटफॉर्म अगर सबका एक पकड़ूँ मैं, तो जो भी है साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, जो फाउंडेशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, जो ऐसा भी जिसका भी है टास्क, उनको मैं बोलूँगा कि तुम एक बार इंटरेस्टेड रहोगे तो उसको गूगल कर लो या पढ़ लो अलग से। मैं यहाँ पे बताना मतलब पूरा दिमाग खोटी कर देना। i3 प्रोसेसर वालों ने तो बंद कर देना है वीडियो डायरेक्ट, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी अगर रहा, कभी एक फंक्शन पीरियोडिक रहा, तो इन सच केस आपका आंसर क्या रहेगा, सिमिलर टू दैट ऑफ इवन फंक्शन, सिमिलर टू दैट ऑफ इवन फंक्शन। एक्सेप्ट ये जो भी n रहेगा वो n सामने आ जाएगा। इवन फंक्शन में यू हैड स्ट्रिक्टली 2, बट यहां पे यू विल हैव n, n मतलब कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है। सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप डेफिनेट इंटीग्रल को, ओके। एंड थर्ड इज अगर a टू b इंटीग्रेशन हो रहा है तो आई कैन राइट f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अगर इसका इंटीग्रेशन भी ले लूं तो आई विल गेट सिमिलर थिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल लेता हूं इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x का, तो इसका आंसर इज इक्वल टू 1 से लेके 2 1 प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है। मैं x के जगह क्या पुटअप कर रहा हूं, a प्लस बी माइनस एक्स पुटअप कर रहा हूं x के जगह पे, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है x स्क्वायर बाय 2 1 to 2, और इसका आंसर क्या आएगा, ये 3 तो बाहर चले जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1 to 2 x dx, ये आ जाएगा 4/2 माइनस 1/2, 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 3 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 प्लस 1, कैसे माइनस माइनस गेट्स प्लस, ये माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई ओपन होगा, ये हो जाएगा प्लस। इसका आंसर देखो आप, अरे नहीं गलत लिख दिया मैंने, x स्क्वायर अपॉन 2 है ना, 4/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, हाँ। ये कितना आ रहा है 3/2, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 माइनस ये हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 6 माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 3/2। देखो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आया, अल्टीमेटली आंसर सेम ही आया और आएगा ही जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, ठीक है। आई बात समझ में, अच्छे से आ गई। तो ये कुछ 9 प्रॉपर्टीज है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड या दैट यू नीड टू रिमेंबर वेरी केयरफुली, और अच्छे से उसको याद रखेंगे, इसका कभी भी कैसे भी इस्तेमाल होता है, ओके। चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स पार्ट पे, एंड दिस इज वेयर वी विल एंड आवर चैप्टर अनऑफिशियली। इसके बाद में एक सॉल्यूशन वीडियो रहेगा एंड देन वी विल फिनिश ऑफिशियली। वैसे तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया, वो सॉल्यूशन वीडियो में तो जस्ट मैं आंसर्स लिखने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन के जिसका मैंने तुमको अभी तक होमवर्क दिया, हर वो क्वेश्चन का आंसर होगा सिर्फ उसमें, शॉर्ट में आंसर लिखा हुआ, बस खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं, इन डिटेल उस पर चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है ना। वो आ ही जाएगा तुमको, मेरे को उसका इतना गारंटी है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस अपन ने यहाँ पे सॉल्व किए कि लगभग वैसे ही है होमवर्क में, सिमिलर टाइप है, थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट यार तुमको करनी पड़ेगी, है ना। चलो एग्जाम्पल वेरी नंबर 1 देखो, अब क्वेश्चन दे दिया गया है, अब प्रॉपर्टीज तुमने याद रख लेना है सब। एक बार पॉज करो, प्रॉपर्टी सारी पढ़ लो, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। एग्जाम्पल वेरी फर्स्ट इज व्हाट, कि आपको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का निकालना है सच दैट उसका आपको लिमिट दे चुका है वो लोग। वेरी फर्स्ट मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, अब इंटीग्रेशन -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये करने के बाद में ये होमवर्क में क्या नहीं देखते, चलो पांचों की पांचों में कर लूंगा फटाफट, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि एफ एक्स की वैल्यू कैसी है, 1 - 2x अगर x लेस देन 0 है, और 1 + 2x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करूंगा मैं, और मैं देखो मेरा आंसर कैसे लाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में अप्लाई कर रहा हूं, बाय थर्ड प्रॉपर्टी व्हाट आई गेट इज, देखो इंटीग्रेशन -1 to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहां पे देखो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल क्या बता रहा है कि 0 इज लेस देन
-1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 0, है ना, क्योंकि ये अपर लिमिट हो गई तो x हमेशा इससे छोटा रहेगा, और ये लोअर लिमिट हो गई मतलब x हमेशा इससे बड़ा रहेगा। ये देखो, जब कभी भी x 0 रहेगा तो फंक्शन क्या लेना है तुमको, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। आई बात समझ में? क्या तुम्हारी बात समझ में आई? हाँ सर। सो ये हो जाएगा -1 to 0 1 माइनस 2x dx प्लस, सर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखो बेटा ऐसी बात है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि यहां पे देखो ये 0 इज लेस देन x बट x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, बट यहाँ पे अगर स्ट्रिक्टली भी लेस देन 1 है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 लूंगा मैं, लेस देन इक्वल टू, क्यों? क्योंकि एक मोमेंट पे यहाँ पे देखोगे आप तो इसके लिए मैंने क्या लिखा था, -1 इज लेस देन, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं, -1 इज लेस देन x, इट इज लेस देन 0। यहाँ पे 0 से छोटा है लेकिन यहाँ पे 0 से 1 है, बड़ा है, सो आई कैन कंसिडर कि वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। और ऐसे समय पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो अपने पास में फंक्शन क्या है, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 प्लस 2x dx। तो अब बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मेरा आंसर आ रहा है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नंबर 3 मेरा आंसर आ रहा है, एंड दैट माई आंसर इज, मैं इसका इंटीग्रेशन ले लेता हूं, सो -1 to 0 dx माइनस -1 to 0 2x dx प्लस 0 to 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2x dx। क्या ये और ये कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि सर लिमिट्स आर डिफरेंट। अगर लिमिट नहीं होती तो ये और ये कैंसिल होता, पर क्योंकि सर यहाँ पे लिमिट है और लिमिट इज वेरी वेरी डिफरेंट, आई कैनॉट सब्ट्रैक्ट दिस टू, है ना। बट व्हाट आई कैन डू इज मैं कुछ नहीं, बस वैल्यू पुटअप कर दो, इंटीग्रेशन ले लो, x -1 to 0 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2 -1 to 0 प्लस x 0 to 1 प्लस 2x स्क्वायर बाय 2 0 to 1। अब क्या करेंगे, 0 माइनस -1, समझ में आया क्या? माइनस, ये 2 तो कैंसिल हो गया, x स्क्वायर 0 माइनस -1, लेकिन -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली 1 लिख दूं, प्लस अब यह आएगा 1 माइनस 0 प्लस ये 2 कैंसल, 1 माइनस 0, क्यों? 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0। अब देखो ये तो 1 हो गया, माइनस ये -1 हो गया, प्लस 1 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर इज 4। किसका आंसर 4 आया भाई? क्या तुमको बात समझ में आ रही है? हाँ सर, कि माई आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज 4। बड़ा आसान सा था, बस यही पता होना चाहिए। और सेकेंडली इसका मतलब पता होना चाहिए, अगर लिमिट 0 से 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0x1, अगर ये -1 है तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये बात तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए, पता नहीं भी थी तो मैंने तुमको बता दी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से और स्मूथली बताया गया है ये चीज, इस पे ओवर थिंक ना करो, बस जो बोला है उसको सुन के आगे बढ़ो, तुमको आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2। Yes, I forgot to write one example, yeah? हाँ, I skipped one example though. Anyways, nothing matters. उसमें इतना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं अपन, चलो फटाक से। We need to find the integration of 0 to 3। आप एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा आपके रजिस्टर में, हर बार मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। बस 2-3 एग्जाम्पल्स बचे अपने फाइनली, एंड देन वी आर डन। सी नाउ ओवर हियर व्हाट आई कैन डू इज, अब मेरे पास में कोई चारा नहीं है, बट एक बात तुम ध्यान रखो, क्या कि 0 से लेके 3 तक के अगर इंटीग्रेशन चल रहा है, तो अगर ये मेरा f of x है पूरा,
अगर ये मेरा पूरा एफ ऑफ एक्स है तो मेरी प्रॉपर्टी है एक एंड दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, देखो एंड दैट प्रॉपर्टी इज वेर, ये देखो यहाँ पे अगर 0 से लेके a तक के इंटीग्रल है मेरा तो आई कैन राइट इट एज x माइनस ए एंड व्हाट a इज माई अपर लिमिट, ठीक है। इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकल नहीं रहा है, पहली बात तो दिक्कत आ रही है इंटीग्रेशन निकालने, इसलिए अपन प्रॉपर्टी यूज करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय प्रॉपर्टी नंबर 4, बाय प्रॉपर्टी 4, और मैं रोमन नंबर से लिखने से बेटर मैं सिंपली नंबर में लिखता हूं 4। क्या है वो प्रॉपर्टी के हिसाब से आई कैन डू इज 0 to 3 अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट, हर x के बदले क्या हो जाएगा x माइनस ए क्या है मेरा यहाँ पे 3 प्लस ये क्या हो जाएगा x की जगह x माइनस 3, x माइनस a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया क्या, x माइनस ए, मेरे से गलती होगी एक लिखने में, a माइनस एक्स होना मिस प्रिंट हुआ है यहां पे, आई गेस यहां पे मिस प्रिंट हुआ है, यस यहां पे मिस प्रिंट हो चुका है, यू नीड टू चेंज इट, दिस इज नॉट x माइनस ए, दिस इज a माइनस एक्स, वही मैं बोल रहा था, आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि a माइनस एक्स, बड़े में से x को माइनस करना है अपर लिमिट में से, ओके, तो यहां पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स, हाँ अब यहां पे आ जाएगा x के जगह, हर x के जगह क्या लिखूंगा मैं 3 माइनस एक्स, क्योंकि मेरा ये जनरली 0 to 3 f ऑफ x था dx, अब मैंने कर दिया है इसको f ऑफ x माइनस ए, अब यहां पे आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स, कैसे आया ये 3 माइनस एक्स पुटअप किया यहाँ पे, ये x 3 माइनस एक्स ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस और ये प्लस, वो माइनस और ये प्लस, ओके 3 गेट्स कैंसल्ड, नो फाइनली व्हाट आई गेट इज इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। सर इससे फर्क क्या पड़ रहा है, अरे बहुत फर्क पड़ रहा है, अब देखो तुमको समझेगा क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो मेरा ये इक्वेशन नंबर 1 है समझो, और मैं दे देता हूं इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन ये है मेरा, अगर मैं ऐड कर देता हूं 1 and 2 को, अगर मैं ऐड कर देता हूं 1 and 2 को, तो ये इंटीग्रल साइड ये तो बेसिकली सेम है, मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूं, ये तो सेम है, मतलब क्या हो जाएगा ट्वाइस 0 to 3 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स dx, सॉरी ट्वाइस कैसे बोल रहा हूं मैं, सॉरी ट्वाइस कैसे बोल रहा हूं मैं, वही तो सर ट्वाइस कैसे होगा, ये और इसका तो इसका इन दोनों का तो एडिशन हो रहा है, हाँ बराबर है, सॉरी हाँ, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, बेस सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा क्या, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, अब तो इसके आगे मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया 3। सर ये क्या किया, यहां से हमको तो यहां तक के तो समझा, यहां से नहीं समझा, अरे देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज अस, प्रॉपर्टी नंबर 4 व्हाट, जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 सेज अस कि 0 to अगर a है f ऑफ x dx देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो मैंने क्या किया, पहले ये तो मेरे को ऑलरेडी पता ही था, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको भी फाइंड आउट किया और मैंने इन दोनों का एडिशन कर लिया, इन दोनों का एडिशन कर लिया और कुछ भी नहीं किया। क्यों एडिशन किया, क्योंकि एडिशन करने से मेरे को आंसर मिला। सी ये फंक्शन और ये फंक्शन दे आर बिट डिफरेंट, दे आर डिफरेंट, तो इनका एडिशन करना, इनके एडिशन करने की पॉसिबिलिटी है,
ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनल फंक्शन को मैंने चेंज करके रीराइट किया है, नहीं, मैंने ओरिजिनल फंक्शन को कंप्लीटली चेंज किया है, ये बोल के कि बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4 आई कैन गारंटी दैट दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस फंक्शन आफ्टर सॉल्विंग बट बिफोर दैट तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। इसका मतलब वॉट एवर द फंक्शन इज दिस, आई कैन चेंज इट इन दिस फॉर्म। If I can change it in this form, it will completely be different. It will be a different function. Sorry, it will be a different function from this. अब तुम वो तो देख ही सकते हो, इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भले सेम है, न्यूमरेटर में देखो चेंज आ गया, देयर इज अ डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट है, इंटीग्रेशन सेम आ रहा है, फंक्शन डिफरेंट है लेकिन इंटीग्रेशन सेम आ रहा है, पर इंटीग्रेशन निकलता नहीं है बिना सब्स्टिट्यूशन के। तो सब्स्टिट्यूशन के अगर बिना सब्स्टिट्यूशन के इंटीग्रेशन निकालना है तो वी यूज प्रॉपर्टी नंबर 4। आई बात समझ में? यस। एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट आई विल टेक ऑन 2 एंड देन वी विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। 0 to 1 x 1 minus x to the power n, x 1 minus x to the power n dx। क्या कर सकते हैं यहां पे? अगेन सेम सर, यहां पे वापस अभी इंटीग्रेशन निकालना, इंटीग्रेशन का पार्ट चूज कर सकते हैं क्या? पहली बात नहीं, दो डिफरेंट फंक्शन है क्या? नहीं, एक ही फंक्शन है। क्या करेंगे अब सर? आप एक काम कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे। क्या है वो प्रॉपर्टी नंबर 4? दैट इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। and now as per that, ये तो मेरा इक्वेशन 1 हो गया, मेरा आ जाएगा 0 to 1 a minus x, that is 1 minus x। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1 minus x और यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 1 plus x, ये कैंसिल हो जाएगा dx। So ultimately what I will get is 0 to 1 1 minus x ये टू द पावर n है ना, हाँ, x टू द पावर n dx। देखो फर्क आ गया फर्क। यहाँ पे ये देखो, जिसके पावर में था, इसको सॉल्व करना मुश्किल जा रहा था मेरे को, इसको सॉल्व करना मुश्किल। सर इसको ऐड कर देंगे क्या? नहीं, इसको ऐड नहीं करेंगे। अब देखो क्यों ऐड नहीं करेंगे। अरे ऐड तब करते थे जब मेरे को इसका और इसका आंसर निकालने में फिर भी दिक्कत जाता था। यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको फिर से कि मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया, अरे बाबा मेरे को इसका आंसर निकालते आ रहा था क्या? नहीं। भाई मेरे को इसका भी आंसर निकालते आ रहा था क्या? नहीं। अरे भाई मैंने भले ही रिप्लेस कर दिया, सर आपने प्रॉपर्टी तो अप्लाई कर दी ना, प्रॉपर्टी अप्लाई करने का तो सॉल्व करते आना चाहिए, है ना बच्चा, पर नहीं हो रहा था सॉल्व। तो क्या करेंगे सर ऐसे समय पे? सर ऐसे समय पे अपन करते 1 और 2 को ऐड, ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऐड तब किया जब इसमें चेंज करने के बाद भी इंटीग्रेशन लेना मुश्किल था। अब यहां पे देखो तुम कि क्यों यहां पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n minus x to the power n plus 1 dx। Do you know the formula for x to the power n? Yes. Do you know the formula for x to the power n plus 1? Very well. क्या आपको इसको सॉल्व करते आता था? भाई यहां पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ता था, वहां पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ता था। कहां पे? यहां पे। क्या तुम वो लगा सकते थे? क्या तुमको पता भी है बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बायनोमियल एक्सपेंशन। साइंस वालों को पता रहेगा, मे बी कॉमर्स वालों को पता है। क्या पता होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो उनके लिए क्या, इसलिए। और सर मैं यहां पे भी तो यूज कर सकता हूं, जो चीज आपने यहां पे की है ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, मैं वो यहां पे भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नहीं कर सकता तो प्यारे मेरी लाल, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स है, तो तुम इसका मल्टीप्लीकेशन x माइनस एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि सर अगर ऐसा हो गया तो इसमें अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, लेकिन ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या सर? एक मिनट वापस बोलो। देखो अगर मैं इसमें से x कॉमन निकाल लेता हूं तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल फंक्शन था। पर ये देखो ये जो है ये x किसके ब्रैकेट के अंदर है?
2 के ब्रैकेट के अंदर है ना, यहां पे है क्या 2 के ब्रैकेट के अंदर? नहीं। मल्टीप्लाई हो सकता है क्या अंदर? नहीं, नहीं हो सकता मल्टीप्लाई। सर हमको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी कर लो सर, आप करना है मल्टीप्लाई, लो करो फिर। नहीं, तुम करो मल्टीप्लाई, उसके बिना तुम्हारी हालत सुधरेगी नहीं। तुम करो मल्टीप्लाई, √x माइनस x टू द पावर 3/2। अब करो इसका स्क्वायर, अब तुमको मिलेगा तुम्हारा आंसर। पर ये तो स्क्वायर था, आसान था। यहां पे कर सकते क्या, x टू द पावर 1/n माइनस x टू द पावर 1/n प्लस 1 n प्लस 1/n होल टू द पावर n। अरे भाई इसका आंसर निकाल सकते क्या तुम? नहीं सर, कोई हालत नहीं निकाल सकते हम ना, आप भी मत निकालो सर, मैं तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला। इसलिए अपन ने क्या किया, आई यूज द प्रॉपर्टी नंबर 4। मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किया और प्रॉपर्टी नंबर 4 के थ्रू मेरे को देखो ये चीज मिल गई। एंड नाउ दैट माई टास्क इज वेरी सिंपल बिकॉज आई कैन डिस्ट्रीब्यूट माई इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n dx minus 0 to 1 x to the power n plus 1 dx. Now that I know the integration of x to the power n plus 1 upon n plus 1, but यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 to 1 minus x to the power n plus 2 upon n plus 2, लिमिट आ जाएगी 0 to 1। पहले तो ये n plus 1 कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये 1 की पावर n plus 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा, 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 0 की पावर n प्लस 2। भाई दीज टू आर सच नंबर्स जिसकी पावर आप कुछ भी लो आपको आंसर वही मिलता है। ये दो ऐसे मैजिक नंबर्स है, आप उसकी पावर अगर 1 लाख भी लो तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा, आप 0 की पावर 1 लाख लो तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। क्यों सर? एक लाफा पड़ेगा ना तब समझेगा, हर चीज में क्यों पूछना है तुमको। 1 माइनस 0 1 माइनस 0, सो अल्टीमेटली यू विल गेट n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 अपॉन में, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। फाइनली यू विल गेट योर आंसर एज n गेट्स कैंसल्ड 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज the answer of your integration 0 to 1 x 1 minus x to the power n dx। इसका उत्तर ये है, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। आई बात समझ में? पक्का? मूव ऑन करें आगे चौथे क्वेश्चन पे। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 3 काफी यूज हो रहा है, ध्यान रखोगे वो बात को। प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से कर सकते हो? यस। इसमें वापस क्वेश्चन नंबर 4 में सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलर, एकदम सिमिलर है। आपका आंसर 3/2 आना चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं। वो लोग ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सॉल्व दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल को सॉल्व करो और आपका आंसर 3/2 आना चाहिए। मतलब आपको तो उन्होंने सोल्यूशन देख ही रखा है पहले से, मतलब मेरे को इसका सोल्यूशन भी तुमको देने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुमको हिंट दे देता हूं। हिंट इज कि आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना पड़ेगा। पहली बात तो प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी? प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होगा, और ये इक्वेशन 1 रहेगा आपका कौन सा, ये 3/2 तो फिलहाल भूल जाओ, 3/2 को कंसिडर नहीं करना है, 3/2 का आंसर आना चाहिए। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा, और प्रॉपर्टी नंबर 4 से मेरे को इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। मैं अगर ऐड करूंगा तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 कैसे मिलेगा? f ऑफ a माइनस एक्स, जब इसमें पुटअप करोगे तब मिलेगा। ठीक है, पता है? ओके, सिमिलर टू दैट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2, और इसका आंसर आपको यहां पे पता है। ये देखो, ये यहां पे आपको पता है आंसर भी। ठीक है, चलो। और फिफ्थ इज ऑल्सो सेम, फिफ्थ इज ऑल्सो सेम, आप कर सकते हो। आपको बस उसमें स्प्लिट करना है, आपको सिमिलर टू दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है, थर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है, और अकॉर्डिंगली इंटरवल एडजस्ट करके आपको दोनों की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, आपको आ जाएगा, मेरे को पक्का मालूम है, बिल्कुल मत सोचो कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क में है। एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन योर इंटीग्रेशन सक्सेसफुली, वी हैव डन इंटीग्रेशन सक्सेसफुली। अब एक सॉल्यूशन का वीडियो बाकी है,
मतलब वीडियो बाकी है इन द सेंस वो तुमको देखना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे सारे होमवर्क हो जाएंगे, उसके बाद में तुम वो देख लोगे तो तुम्हारा ऑफिशियली चैप्टर वहां पे खत्म होता है। अनऑफिशियली यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर, बट ऑफिशियली मेरे लिए तो खत्म हो गया। तुम्हारे लिए तो तुम जब सॉल्यूशन एक बार फिर से देख लोगे, पूरा तुम्हारा सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा। एल्स तो कंप्लीट नहीं होगा ना, क्योंकि होमवर्क तो करना जरूरी है। जो होमवर्क कर रहे हैं वो अच्छी बात है, जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, उनके लिए टाइम पास कर रहे हैं वो, है ना। चल ठीक है, माई जॉब इज डन, इट्स योर जॉब टू कंप्लीट होमवर्क एंड चेक ईच एंड एवरी आंसर्स। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच।